तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को और रेडियो मेरी आवाज को यूट्यूब पे देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस चैनल को लाइक किया। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मी टीवी वर्ल्ड और ग्लोबल टीवी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूके में है। साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कैलिफोर्निया टीवी को, जो अमेरिका में है, और साथ में हमारे इंडो थाई टीवी को, जो कि थाईलैंड से हम शुरू कर रहे हैं। और उन सभी श्रोताओं को और दर्शकों को आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि अगर हम कहें सरकार के विरुद्ध इन्होंने एक इस तरीके का आंदोलन शुरू कर दिया है जो शायद हमें बहुत समय बाद देखने को मिला है। क्योंकि कई बार जो अभी देखने को लगा, बहुत जगह पे, हर जगह पे एक ही चीज सुनने को मिल रही थी कि जो हमारा विपक्ष है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, विपक्ष की आवाज नहीं है। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं संजय सिंह जी से। सर नमस्कार। संजय सर जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, तो संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद हैं दिल्ली से, और मैं सबसे पहले सर आपसे जो शुरुआत करना चाहूंगा, सुल्तानपुर में जन्मा गुड्डू और उसके बाद में सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई हुई। बहुत ही छोटा सा कस्बा, उसका एक बहुत ही छोटा सा एक स्कूल, उस स्कूल से पढ़ने वाला वो गुड्डू, उसने संघर्ष में, जमीनी स्तर पे संघर्ष में लोगों का साथ दिया। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि जब वहां के एसडीएम साहब से पूछा गया कि संजय सिंह जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा था कि संजय सिंह के पास में फ्री की दरी और फ्री का माइक है, और जहां कहीं भी किसी को वो देखता है वो अपना दरी बिछा के और आंदोलन शुरू कर देता है, उसे तो केवल हमारे से लड़ना है। तो एक उनकी तड़प थी, एक उनके अंदर एक गुस्सा था जिसको वो उन्होंने इस तरीके से जाहिर किया। क्योंकि वो बड़ाई तो कर नहीं रहे थे, पर वो उससे एक चीज जरूर जाहिर हो रही थी कि संजय सिंह से प्रशासन डरा हुआ था, प्रशासन की चूलें हिलाती थी इस संजय सिंह ने। और आज का संजय सिंह जिसको हम देख रहे हैं, उस संजय सिंह ने आज बीजेपी में, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो खुद इस बात को बोलते हैं, उनकी चूल्हे हिलाने का काम आपने कर दिया है। अकेला एक इंसान जो अड़ गया है, जिसको कहना चाहिए कि हमारे यहाँ गांव में एक कहावत है कि खूंटा गाड़ के खड़े हो गए, हिलाए नहीं हिल रहे हैं। तो वो संजय सिंह से आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं, और मैं आपसे सर वही चीज पूछने जा रहा हूं। सर सबसे पहली चीज कि आपने एक इस तरीके का आंदोलन, एक इस तरीके की शुरुआत यूपी में कर दी है, जहां पे बीजेपी के खिलाफ आप रोज एक ना एक कोई कागज लेके आते हैं और उनकी पोल खोलते हैं। तो सर सबसे पहला, क्योंकि मैं सब लोगों को पता है आप किस तरीके की पोल खोल रहे हैं, कैसे आप इस स्कैम को जाहिर कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये नहीं होगा कि वो स्कैम है क्या, क्योंकि वो सबको आपने पहले ही बता दिया है, सब लोगों ने देख रहे हैं। आप रोज टीवी पे आ रहे हैं, रोज आपको देख रहे हैं लोग बाग कि आप किस सलीके से परत बदर परत आप उस चीज को उधेड़ रहे हैं और कैसे आप उन सबके पोल खोलते जा रहे हैं। सर आपसे मेरा सीधा प्रश्न, वो कागज आपसे कहां मिल रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं सर? कौन वो आपको कागज दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि पोल अगर मैं खोल रहा हूं तो पोल में बहुत सारे होल हैं, और इसीलिए वो सबके सामने आ रहे हैं और बहुत कन्विंसिंग हैं। बहुत सारे जो कागजात हैं वो पूरी तरीके से प्रमाणित हैं,
और इसीलिए जो लोग पहले दिन मेरे ऊपर हमलावर हुए थे कि संजय सिंह ने ये जो कागज शो किया है ये तो फर्जी कागज है, 10 रुपए के स्टाम्प पे 18.5 करोड़ की सेल डीड कैसे हो सकती है, जो लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे थे कि इनके आरोप पूरी तरह से निराधार थे, तो उनको 24 घंटे के अंदर आके सफाई देनी पड़ी कि नहीं साहब ये कागज तो सही है और बगल की जमीनें बहुत महंगी हैं, बाजार मूल्य बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे हमने महंगी जमीन खरीदी। फिर दूसरे दिन मैंने खोल दिया कि साहब बगल की जमीन 10,000 वर्ग मीटर इन्होंने 8 करोड़ में खरीदी है, मालिक भी एक ही है, समय भी लगभग 10-20 मिनट का फर्क है, और 12,000 वर्ग मीटर उसी मालिक से, कुसुम पाठक, हरीश पाठक से इन्होंने 18.5 करोड़ की खरीदी है। तो फिर फंस गए। फिर कहने लगे नहीं साहब 2011 में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसका हमने पालन किया और इसकी वजह से हमने ये महंगी जमीन मुझे खरीदनी पड़ी। तो मैंने उसका भी खुलासा कर दिया कि जिन 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ था उन 9 लोगों में रवि मोहन तिवारी नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, जो बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार है, ऋषिकेश उपाध्याय का रिश्तेदार है, और 9 लोगों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो 18 मार्च को ही कैंसिल कर दिया गया। तो जब एक एग्रीमेंट पुराना कैंसिल कर दिया गया, इसका मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक की जमीन फ्री हो गई, वो डायरेक्ट ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच सकते थे, लेकिन पहले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को शामिल किया जाता है, उनको 2 करोड़ रुपए में जमीन बेची जाती है 7:10 पे शाम को, और ठीक 5 मिनट के बाद वही जमीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी जाती है। तो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को ये फायदा 16.5 करोड़ रुपए का क्यों पहुंचाएगा? क्योंकि उसमें एक बीजेपी के मेयर का रिश्तेदार है, क्योंकि उसमें एक ट्रस्ट का मेंबर है अनिल कुमार मिश्रा, जो हर डील के अंदर गवाही देता है। आप मुझे बताइए, बीजेपी का मेयर गवाही देता है और ट्रस्ट का मेंबर गवाही देता है, इससे ओपन एंड शट केस क्या हो सकता है करप्शन का? प्रभु श्री राम के नाम पे आपने हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया और आप उस चंदे में चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वाले उसमें चंदा चोरी कर रहे हैं। मैंने एक खुलासा किया कि साहब 20 फरवरी को एक नजूल लैंड, एक गवर्नमेंट लैंड जिसको कोई खरीद नहीं सकता है, बगैर फ्री होल्ड कराए देवेंद्र प्रसाद आचार्य से बीजेपी के मेयर का भांजा वो खरीद करता है 20 लाख रुपए में, और 11 मई को वही जमीन, 11 या 23 मई को वही जमीन बीजेपी के मेयर का भांजा ट्रस्ट को बेच देता है 2.5 करोड़ रुपए में। यानी जब देश आपदा में फंसा हुआ था तो बीजेपी वाले अवसर तलाश रहे थे, करप्शन के अवसर, भ्रष्टाचार के अवसर, चंदा चोरी के अवसर। तो ये सारे इतने कागजात पुख्ता हैं, इतने पुख्ता सबूत हैं कि इनसे ये लोग बच नहीं सकते, और इनको मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा और वहां इनको बेनकाब करूंगा, इनको इस चंदा चोरी की सजा दिलवा कर ही रहूंगा। जैसा आपने कहा मेरे ऊपर हमले करना या मेरे ऊपर बिल्कुल एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से लड़ रहा हूं, ये तो उसकी वजह से मुकदमे भी होते हैं। 14 मुकदमे योगी जी ने मेरे ऊपर किया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। जब ये मामला मैंने खोला तो बोले संजय सिंह पे हम मानहानि का मुकदमा करेंगे। तो मैंने कहा भाई अगर आप डिफेमेशन का मुकदमा करेंगे तो आप उसको 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट करके खत्म कीजिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपने करोड़ों उन लोगों का डिफेमेशन किया है जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया है। आपने तो मानहानि उनकी की है जिन लोगों ने आप देखिए कितनी मजबूर पार्टी है। जनसंघ से लेके अब तक अगर बीजेपी की उत्पत्ति मान लीजिए आप, तो 70 साल की पार्टी हो गई। उनसे मैं कोई सवाल करता हूं तो कहते हैं हमारे नेता प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी है, उनसे पूछ लीजिए। 94 इयर्स की पार्टी हो गई, संगठन हो गया आरएसएस, उनसे कुछ पूछता हूं वो कहते हैं हमारे नेता साहब सुल्तान अंसारी साहब हैं, उनसे पूछिए। विश्व हिंदू परिषद से कुछ पूछता हूं वो कहते हैं सुल्तान अंसारी जी राम भक्त हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर जो हमारे नेता हैं उन्हीं से आप सवाल पूछिए। तो आज की तारीख में इन तीनों संगठनों की साख बचाने की जिम्मेदारी
सुल्तान अंसारी के नाजुक कंधों पर है, उनको आके सामने जवाब देना पड़ता है। और मैं हर दिन एक एक नए नए खुलासे करके, एक जमीन इन लोगों ने 5 करोड़ से ज्यादा महंगी दाम पे ली ब्रजमोहन दास जी से, और वो जमीन आप आश्चर्य करेंगे वो भी नजूल लैंड है, और वो उसमें से एक नंबर जो है वो रद्द हो चुका है कोर्ट से, उसको भी बेच दे रहे हैं साहब। तो ये काफी एक बड़ा खुलासा है, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये उन हजारों लाखों लोगों के साथ धोखा है, उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया। और ये कागजात जो मिले हैं वो इन्हीं के बीच से लोग आकर मुझे दे जाते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सारे कागज। जब गवर्नमेंट उनकी हो, सत्ता उनकी हो, सरकार उनकी हो, बीजेपी वाले ऊपर से लेके नीचे तक बैठे हों, उस वक्त मुझे सतीश द्विवेदी मंत्री के भ्रष्टाचार के कागज मिल जाएं, उस वक्त मुझे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जो खाने के नाम पे 9 करोड़ का घोटाला किया गया है। यानी आप सोचिए, जिस टाइम में विद्यालय बंद है, बच्चियों का विद्यालय जो ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दलित के लिए जो विद्यालय है, जब वो विद्यालय बंद है कोरोना के टाइम में, उस टाइम में खाने का पैसा बच्चों के नाम पे 9 करोड़ रुपए निकाल लिया जाता है उत्तर प्रदेश के। तो ये कागज इन्हीं लोगों से मुझे मिलता है। नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि सोर्सेस के नाम मीडिया वालों को नहीं बताने चाहिए और नेताओं को भी नहीं बताने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मकसद ही होता है कि तथ्य सामने आए, और जिसने हिम्मत करके वो तथ्यों को लेके आ रहे हैं, अगर हम उनके नाम बताते हैं तो वो गलत बात होती है। हमारा गद्दारी हो जाएगी उसके लिए। वो मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ हूं, मैं इत्तेफाक रखता हूं। सर, कुछ चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने एट मोस्ट इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। उस टाइम पे आपका क्या रोल रहेगा? आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा? आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं यूपी से, तो कितनी सीटों पे आप लड़ने जा रहे हैं? क्या आप गठबंधन करेंगे किसी पार्टी के साथ में? जी सर। देखिए, मेरा रोल बहुत स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं, बिना किसी कंफ्यूजन के साफ साफ बता देता हूं। सत्ता में आज आदित्यनाथ जी हैं, सत्ता में आज भारतीय जनता पार्टी है, और उस भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में नदियों में हजारों लाशें कोरोना के समय में सड़ी हुई मिली। हमने देखा हजारों लोगों को नदी घाट के किनारे हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जाके अपने परिजनों के शव दफनाने पड़े, क्योंकि उनको लकड़ी नसीब नहीं हुई दाह संस्कार के लिए। हमने देखा ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, हमने देखा दवाएं नहीं मिल पाई लोगों को, हमने देखा कि लोग अस्पताल के सामने चीखते रहे, चिल्लाते रहे, दम तोड़ते रहे। और वो मैं आगरा का दृश्य आज भी नहीं भूल पाता कि अपनी माँ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मांगता हुआ एक आदमी पुलिस वाले के पैरों के नीचे अपना सर रख देता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। और इन लोगों ने क्या किया, ऑक्सीमीटर जो 800 रुपए का मिलता है वो 5000 रुपए में खरीदा, जो 1600 रुपए का थर्मोमीटर मिलता है वो 13000 रुपए में खरीदा। यानी आप सोचिए, शमशान में दलाली कर रहे हैं ये लोग। एम्बुलेंस का किराया, उत्तर प्रदेश में एक आर्मी के ऑफिसर का फोन आया, वीडियो आया था, प्रयागराज में उसको 5 किलोमीटर के लिए 7000 रुपए देने पड़ते हैं जी। ये सब कुछ हुआ है। तो सीधे सीधे ऐसी सत्ता जो नफरत फैलाती है, ऐसी सत्ता जो हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करके 2 भाइयों को आपस में बांटती है, ऐसा अभिभावक, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो एक अभिभावक की भूमिका में होता है, वो परिवार के वरिष्ठ सदस्य की भूमिका में होता है, और उसको सबके साथ न्याय करना चाहिए। जो दलितों के साथ भेद करे, जो मुसलमानों के साथ भेद करे, जो पिछड़ों के साथ भेद करे, जो ब्राह्मणों, जो एक भेदभाव की राजनीति करे, ऐसा व्यक्ति कभी अच्छा शासक नहीं हो सकता, अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, अच्छा परिवार चलाने वाला सदस्य नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी को हराना, ऐसी सत्ता को उखाड़कर फेंकना, ये पहला मकसद है। और एक ऐसी गवर्नेंस, एक जो दिल्ली में हमने करके दिखाया है, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री,
और यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन बहुत खराब है। यानी आप वहाँ के अखबार उठा के देखेंगे, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रोज अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। 1.5 साल की बच्ची का रेप अभी यहाँ मैंने देखा बहराइच के अंदर। तो इस तरह से घटनाएं उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, आपने सुना होगा चोर फरार, गुंडा फरार, माफिया फरार, डकैत फरार। यूपी में एसएसपी फरार हो जाता है। इंद्रकांत त्रिपाठी एक व्यापारी का मर्डर करवाता है एसएसपी पाटीदार। वो 302 का अभियुक्त है और अभी उसके बारे में निकला था कि वो फरार है। एसपी की गिरफ्तारी हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो फरार है। सोचिए, एक आईपीएस ऑफिसर वो रंगदारी मांग रहा है, गुंडा टैक्स मांग रहा है व्यापारी से और उसका मर्डर करा रहा है। 302 का मुलजिम होता है, कोर्ट जाता है, स्टे के लिए नहीं मिलता तो फरार हो जा रहा है। तो यूपी में चोर, डकैत, माफिया फरार नहीं हो रहे, वहां एसएसपी फरार, दरोगा फरार, यह हालत है। तो बिल्कुल क्लियर है कि जो भी हमारी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से है और उनके खिलाफ जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा, यूपी के हित में जो भी होगा वो हम करेंगे। लेकिन ऐसी सरकार और सत्ता जानी चाहिए जो जनता को कोरोना में मरने के लिए अनाथ छोड़ दे। सर, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा राजनीतिक रूप से देखें, क्योंकि अगर आप एक चीज मानिए सर कि दिल्ली में हमारी आप पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, उस समय आने से पहले अगर आप इस चीज को देखिए कि वहां पे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ था लोकपाल बिल को लेके, अन्ना आंदोलन जिसको हम कहेंगे। उसके बाद में उसी आंदोलन से फिर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उस आंदोलन के अंदर आपका बहुत सक्रिय रोल रहा। उसके बाद में आम आदमी पार्टी के जो टिकट के बंटवारा था वो टोटल आपके कंट्रोल में था। आपने ही सब ढूंढे और सब मेहनत करी। आपने इस पार्टी को, जिसको हम कहेंगे कि ईंटों से चिना है, पहली ईंट अगर उसमें रखने वाले कोई रहे तो वो उसमें आप भी थे। सर, दूसरे नंबर पे अगर हम आज यूपी की बात करें, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। यहां पे आपको सारी विधानसभाओं में अगर आप अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो उसके लिए आपको एक संगठन, बहुत मजबूत संगठन, बहुत मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा अमाउंट, पैसा बहुत चाहिए। उस सब को करने के लिए आपके पास में अभी समय बहुत कम। तो सर, क्या आप गठबंधन करके करना चाहेंगे या आप सारी विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे या आप कुछ छटी हुई विधानसभाओं के अंदर ही अपने प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, समय और परिस्थिति के साथ जो भी निर्णय यूपी के लोगों के हित में होगा वो करेंगे। हम कोई अपना दरवाजा बंद करके रखे नहीं हुए हैं, हम कोई अपना दिमाग बंद करके रखे नहीं हुए हैं। अगर गठबंधन करने की जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, हमें कोई उसमें संकोच नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि मकसद है एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में बने और मकसद है कि ये जो सरकार नफरत फैलाने का, जो नफरत का व्यापार करती है, ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश से जाए। सर, यहाँ पे एक नुकसान, जो बच्चों के मिड डे मील में नमक रोटी खिलाती है और जिनके मंत्री उनको स्वेटर और जूते और बस्ते का पैसा खाकर अपनी जमीनें और प्रॉपर्टी बनाते हैं, ऐसी सरकार को जाना चाहिए। ये पहला मकसद है जी। मैं सर आपका मकसद से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है और सही बात है। अगर कोई भी आदमी गलत है, कोई भी गलत है, तो उसका वहां पे उस जगह पे, उस पोजीशन पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों के हित के लिए है सर। लेकिन अभी एक जो सीन दूसरा डेवलप हो रहा है, सपोज गठबंधन नहीं हुआ तो सर ये आपको भी अंदाजा है कि इस समय बीजेपी को बेनिफिट होगा अगर आप लड़ते हैं, क्योंकि अगर आप लड़े तो वहां पे वोट कटेंगे
मुस्लिम वोट, क्योंकि सर देखिए जातीय समीकरण यूपी के अंदर बहुत ज्यादा बनता है। नहीं, जातीय समीकरण के अंदर हिंदू के साथ साथ मुसलमान वोट भी आपको मिलेगा, और अगर आप नहीं जीते उस सीट पे तो वो जो हिंदू और मुसलमान वोट किसी दूसरी पार्टी को, मैं आपको बहुत स्पष्ट बोलता हूं, मैं दूसरी पार्टी ना बोल के मैं बोलता हूं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम बात करें विपक्ष के अंदर, अगर कोई बीजेपी के सामने अगर हम देख रहे हैं, जैसे अभी जिला पंचायत चुनाव के अंदर ही हमने देखा, इन पंचायत चुनाव के अंदर, तो पंचायती चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से उभर के आई है, बहुत ऊंचे पे उभर के आई है। तो अंदाजा नहीं था किसी को कि इतना ज्यादा है, इतना, क्योंकि ये इलेक्शन ऐसे होते हैं जिसके अंदर सरकार के सारा कंट्रोल होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यहां पे टोटल प्रशासन से ये इलेक्शन जीते जाते हैं। जिस तरह आप देख भी रहे होंगे कि आज की तारीख में प्रशासन से ही वो इलेक्शन में अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं निर्विरोध, 17 बन चुके हैं। तो सर मेरी बात यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा था आपसे कि आप पंचायत के चुनाव का अध्ययन कीजिए और उसमें आम आदमी पार्टी के वोट शेयर का अध्ययन कीजिए, आम आदमी पार्टी जो सीटें लड़ी हैं उसका अध्ययन कीजिए। 85 सीट्स हम जिला पंचायत में जीते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और ग्राम सभा चुनाव में, ये पंचायत के चुनाव में 40 लाख वोट उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिला है। और आम आदमी पार्टी लड़ी तो वहां बीजेपी को तो फायदा नहीं हुआ, बीजेपी तो दूसरे नंबर की पार्टी बनी वहां पे। तो ये जो कहना कि आम आदमी पार्टी के लड़ने से कोई बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है, तो ये अपने आप में एक चुनाव जो अभी बीता है उससे ही गलत साबित होता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अपोजिशन का काम है सरकार और सत्ता के ऊपर पैनी निगाह रखना और उनके गलत कामों को उजागर करना, जनता को जागरूक करना। उस भूमिका में आम आदमी पार्टी ने पिछले 1 वर्षों में बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया है, और वो चाहे कानपुर का कांड हो या फिर जितने भी मामले उठा के आप देखिए, कोरोना घोटाले से लेके सारी चीजों पे, और अभी ये जो राम मंदिर ट्रस्ट वाला चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से हम लोग तय करेंगे, और इसमें मुझे कहीं कोई संकोच नहीं। हमारे दिमाग का दरवाजा बिल्कुल बंद नहीं है। गठबंधन करने की जरूरत पड़ी गठबंधन करेंगे, यूपी के हित में जो भी होगा वो हम करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी सरकार जिसने लोगों का जीना हराम कर दिया है, ऐसी सरकार जिसने लोगों का जीवन दुश्वारियों से भर दिया है, तो ऐसी सरकार को तो जाना चाहिए। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। और जो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, इन चंदा चोरों से तो हिसाब जनता मांगेगी इस बार। कोरोना में जो लोग उत्तर प्रदेश को अनाथ छोड़ के, और ऐसा लग रहा था कि कोई सरकार ही नहीं है, आदित्यनाथ जी उसमें घाव पे नमक छिड़कने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि ना यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की कमी है, ना हॉस्पिटल की कमी है, ना डॉक्टर की कमी है। और लोग एक गांव में, आपको यकीन नहीं होगा, 100 लोगों की डेथ हुई, 100 लोगों की। किसी को दवा नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला। वो सीन आप भूले नहीं होंगे कि जिसमें एक पत्नी अपने पति को मुंह से हवा भर रही थी। आपने देखा होगा एक से वो दृश्य। आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा में गुजरे। भयावह स्थिति थी। मौत हर दूसरे घर में नाच रही थी, ये बात फैक्ट है। पर सर ये तो पूरे देश में हो रहा था, ये पूरे देश में हो रहा था। देखिए, मैं थोड़ा इस पे अलग राय रखता हूं आपसे जी। कोई महामारी है, कोई आपदा है, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, उस पे हमारा आपका नियंत्रण नहीं है जी। लेकिन जो प्रशासन है, जो शासन है, वो उस आपदा में, उस मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो तो आपको एक भरोसा होता है जी, और लोगों की जिंदगियां बच पाती हैं उससे। और आपको पीछे से एक धक्का और मार के कुएं में फेंक दिया जाए तो क्या आप करेंगे? आपको ऐसी हालत में छोड़ दिया जाए कि घंटों घंटे आप
शमशान पे कतारों में खड़े हों तो क्या करेंगे आप? और आप हिम्मत देखिए, मैं तो हिम्मत कहूंगा इन लोगों की कि ऐसे समय में जब 3 लाख से ज्यादा केसेस हैं, देश के प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव की रैली कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे तो पीछे तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, ये तो क्रूरता है ना, संवेदनहीनता है ना। जी। हमारे आदित्यनाथ जी यूपी को छोड़ के वो बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, बंगाल में प्रचार कर लेना, चुनाव जीतना, जब जिंदगी रहेगी लोगों की, वोट डालने वाले जिंदा रहेंगे तब तो तुम चुनाव जीतोगे। बिल्कुल। वोट डालने वाले इंसान ही जिंदा नहीं रहेंगे तो तुम किसके लिए चुनाव लड़ोगे? जी, और दूसरी लहर के आने से पहले तो सारे डॉक्टर्स ने कहना, क्या आपत्ति उस बात में? महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़े, दिल्ली में भी केसेस बढ़े, लेकिन उसको हैंडल करने का, केरल में भी केसेस बढ़े, उसको हैंडल करने का, उसको डील करने का सरकारों का तरीका क्या था? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी थी या नहीं खड़ी थी? क्या सरकार ने हमें अपना समझा या अनाज छोड़ दिया? ये सवाल जी। है। और मैं ये बात कह रहा हूं कि यूपी के लोगों से आप पूछेंगे तो उनको अनाज छोड़ दिया गया। आप सोचिए, ऑक्सीजन पे लिमिटेशन लगाई गई, जी। हॉस्पिटल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जो हॉस्पिटल वाला कह दे रहा है कि साहब हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी, उस पर FIR हो जा रही है, उसको हॉस्पिटल सीज कर दिया जा रहा है। ऐसा कहीं सुना है आपने? वो कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी अगर ट्विटर पे डालोगे तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं तुम पे मुकदमा कर देंगे। कहां जाएगा आदमी? कह रहे भ्रम फैला रहे हैं। अरे भाई, किसी को अच्छा लगता है क्या? किसी के घर में कोई आदमी मर रहा है, वो झूठ बोलेगा आपसे? उसको मजा आता है इसमें? एक बाप अपनी बेटी को नहीं छू पा रहा है, एक बेटा अपने बाप को नहीं छू पा रहा है, ऐसी महामारी का दौर है जी। और उसमें आप मतलब चीखने चिल्लाने की भी इजाजत नहीं है आपको। आपके सामने अगर कोई आपका परिवार का आदमी मर रहा हो तो आप यूपी के अंदर बाबा जी के राज में आप चीख चिल्ला भी नहीं सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते। हाँ, तो ये बहुत गलत है सर। इसी सिलसिले में मैं आपसे दूसरी एक चीज और पूछना चाहूंगा। और मैंने गंगा में लाशें तो कहा था, मैं इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, कि मूर्खतापूर्ण तरीकों से आप कोरोना से नहीं लड़ सकते। आप ताली बजवा रहे हैं, आप थाली बजवा रहे हैं, आपने इस देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है। दिया जलवा रहे हैं आप। दुनिया के किस रिसर्च में लिखा है कि दिया जलाने से और ताली थाली बजाने से कोरोना ठीक होता है? आप बताइए, एक भी कोई साइंटिफिक कहीं रिसर्च आया है? जी। आप पूरे देश को बस खाली हर चीज में इवेंट, लोग मर रहे हैं इवेंट करो। इवेंट मैनेजमेंट, वो उसका वर्जन उनका ये था कि हम कोरोना वॉरियर्स को उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि उन कोरोना वॉरियर्स को ही पैसा भी नहीं मिला, उनकी जॉब तक, उनकी जान तक चली गई है। कथनी और करनी में कितना भेद है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ जी। राम, पर सर राम पे चंदा चोरी, तो ये तो आप देख ही रहे हो ना आप। पर सर, दूसरी चीज अगर हम इसी पे ही बात करें, इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट और करें सर, सब लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। अभी 6, 7, 8 महीने हो जाएंगे और ऊपर वाला ना करे, अगर कहीं दंगे भड़कते हैं या कहीं पे जातीय कुछ, या हम बात करें धर्म को लेके कोई और विवाद शुरू होते हैं, तो उस टाइम पे सर ये सब चीज भूल जानी है। कोई कोविड याद नहीं रहेगा, तो कोई देखिए, इसमें तो लोगों को भूमिका लेनी पड़ेगी। इसमें आप ये उम्मीद करें कि ये बहुत ईमानदारी से, साफगोई से, सही और सच्ची बातें बोल के चुनाव कराएंगे, ऐसा होने वाला नहीं। तो आपकी बात, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है अपनी जगह पर, लेकिन अगर हम सब कुछ भूल के जाति और धर्म के उन्माद में फंस के वोट करेंगे
तो फिर हम तो इसके भागीदारी मतलब इस पीड़ा के भागी हैं, हम इस पीड़ा के हकदार हैं। फिर तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात जी, ये बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं आपसे। अगर हम जानबूझकर जाति और धर्म के नाम पे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनकी प्राथमिकता एजुकेशन नहीं, हेल्थ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, जिनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जिनकी प्राथमिकता आपकी तरक्की नहीं, आपका रोजगार नहीं, आपकी नौकरी नहीं, ऐसे लोगों को अगर हम जाति और धर्म के उन्माद में फंसकर वोट देते हैं तो फिर तो हम सारी पीड़ा के हकदार हैं। तो इसलिए लोगों को भी सावधानी से वोट देना होगा। और सावधानी का मतलब जब मैं कहता हूं तो मुझे आज भी याद है फतेहपुर की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पर पब्लिक इतनी उन्माद में कह रहे साहब हाँ होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, आज उन्होंने शमशान दे दिया गांव-गांव में आपको। जो उनकी मानसिकता है, जो उनका विचार है, जिसलिए वो सत्ता में आए थे, आपसे पूछा भी था उन्होंने, आपको शमशान चाहिए? आपने कहा हाँ चाहिए। उन्होंने दे दिया गांव-गांव में शमशान, बनाइए शमशान आप। तो जो लोग शमशान बनाने की विचारधारा रखते हैं, अगर आप उनसे भी सावधान नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम फिर तैयारी कर रहे हैं अपनी शमशान में जाने के लिए। तो शमशान बनाने की विचारधारा वालों से सावधान रहना पड़ेगा जी। पर सर एक चीज मैं जो दूसरी चीज पूछ बनाने की विचारधारा, हमको चाहिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कैसे ज्यादा से ज्यादा मुहैया हो, इसकी विचारधारा। हमको चाहिए नौजवान को रोजगार कैसे मिले, इसकी विचारधारा। हमको चाहिए उत्तर प्रदेश में कैसे इंडस्ट्रीज लगे, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, इसकी विचारधारा। बजाय इसके हम ऐसे लोगों के पीछे खड़े जो दिन रात गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, इसी से नहीं बाहर आ रहे हैं, जो दिन रात आपको सिर्फ एक उन्माद में फंसाए हुए हैं और आप उसी में उलझे हुए हैं। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की भी है। शाम को 5 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक सारे चैनलों पे आप देख लीजिए, कुछ चैनलों को छोड़ के नफरत बांटने का व्यापार चलता है, उनका धंधा चल रहा है। अब घर में दिन रात अगर आदमी यही सब देखेगा तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? आखिरकार तो विचार से ही लोग चलते हैं ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा का विचार दिया, तो उनके जो अनुयायी हुए, उनको जो मानने वाले लोग हुए, उन्होंने समाज में मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की, स्नेह की बात की, एकता की बात की, भाईचारे की बात की। और अगर आप हिटलर की विचारधारा पे चलेंगे तो आप मारकाट की बात करेंगे। तो आज जो सरकार है वो हिटलर की विचारधारा पे चलने वाली सरकार है, जिसको डेमोक्रेसी नहीं मानना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानना, जिसको सिर्फ नफरत और दंगे फसाद कराना, जिनको आपस में लोगों को लड़ाना है, जिनको नॉन इश्यूज के ऊपर चर्चा करानी है। नॉन इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है इस देश में। आप बताइए, 100 रुपए के पार पेट्रोल हो गया, कितनी चर्चा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी ज्यादा महंगाई देश में बढ़ गई। सरसों का तेल 250 रुपए में हो गया। कहीं आप देखते हैं कहीं उसको लेके कोई चर्चा, कोई चिंता नहीं जी। क्यों? क्योंकि आपको नकली मुद्दे दे दिए गए हैं, आप दिन रात उसी में बिजी हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं विचार जो है वो काम करते हैं। हिंदुओं में भी कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जो नॉन इश्यूज पे ज्यादा चर्चा कराते हैं, लोगों की तरक्की पे कम कराते हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो नॉन इश्यूज पे ज्यादा चर्चा कराते हैं और इश्यूज पे कम बातचीत कराते हैं। ऐसे लोग आपको समाज के हर वर्ग में मिल जाएंगे। लेकिन तो सर इसका इलाज क्या है? इनसे इलाज लोगों के पास ही इसका इलाज है। आप मुझे बताइए, हमारी पार्टी के सिर्फ 3 MP है, 3 MP, लेकिन हर मुद्दे पे हम लोग मुखरता के साथ बोलते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं,
या तो आप खामोशी से कायर बन के इनके सारे जुर्म सहते रहिए, और या फिर डेमोक्रेसी में जो आपको राइट्स है, आपको हिंसा नहीं करनी है, आप कम से कम आवाज तो लगाइए, सच के हक में कुछ बोलना तो सीखिए। उतनी भी कोशिश बंद हो गई है, सबसे बड़ा संकट ये है। तो सर, कोशिश बंद होने के पीछे आपको भी पता है कि वो कोशिश में आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए। पूरे इलेक्शन में लोग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, मैंने तो कहा भाई कि देश के गृह मंत्री बस के कंडक्टर हो गए, शाहीन बाग चिल्ला रहे हैं। उनको मुद्दों की बात ही नहीं करनी। तो इसलिए अगर आप एक एग्जांपल दिल्ली का ले ले, यहाँ के लोगों ने दिया ना भाई फ्री बिजली के नाम पे, केजरीवाल के मॉडल पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, पानी पे वोट दिया। अगर इस देश के लोग तय कर लें कि हम नॉन इश्यूज पे वोट नहीं देंगे, हमारे ये मुद्दे हैं, हमको नौकरी कैसे दोगे ये बताओ, हमको स्कूल कैसे दोगे, अस्पताल कैसे दोगे, हमारी तरक्की कैसे होगी वो बताओ, देखिए नेता ठीक हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। देखिए सर, मैं आपके सामने किसी और पार्टी की बड़ाई करूंगा, आपको हो सकता है बुरी भी लगे ये बात, लेकिन मैं आपसे बहुत स्पष्ट कहूं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे लगा कि मेरे को अगर अच्छी लगी तो मैं मुंह पे कहता हूं कि वो अच्छी हैं। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने, उनके ऊपर दबाव भी बहुत सारे थे, उनके चचा और वो सब, जो हर आदमी उनको उनके हाथ बांधने की कोशिश कर रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने काफी हद तक विकास के काम किए, उनके एक तरीके से लड़के विकास के काम उन्होंने किए, लेकिन जनता ने वोट तो नहीं दिया। जनता ने तो आखिरी बात, मैं थोड़ा इस पे अलग राय रखता हूँ अपनी जी। देखिए, निश्चित रूप से उन्होंने बहुत सारी अच्छी स्कीमें लागू की, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उनकी एम्बुलेंस की सेवा, समाजवादी पेंशन की सेवा, और जो महिलाओं के लिए उन्होंने इतना अच्छा किया, रिकॉर्ड टाइम में जो एक्सप्रेस वे बनाया, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। और लोहिया हॉस्पिटल की बात आप करें, बिल्कुल, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि अंत में उनकी पार्टी कुछ ऐसे पारिवारिक विवादों में फंस गई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अंत तक तो एक सिंबल की ही लड़ाई चलती रही कि पता नहीं समाजवादी पार्टी का सिंबल रहेगा या सीज हो जाएगा। उसका भी और कई ऐसे और भी कारण है, मैं समझता हूँ। ये धारणा गलत है कि काम के नाम पर वोट नहीं पड़ता। काम के नाम पर बिल्कुल वोट पड़ता है, और अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए और काम की राजनीति शुरू हो, तो मुझे लगता है अगर एक चुनाव में आपको ऐसा अनुभव आ रहा है कि नहीं, हमको काम के नाम पे वोट नहीं मिला, विकास के नाम पर वोट नहीं मिला, तब भी ये रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अल्टीमेटली तो वोट इसी पे मांगना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। सर, अगर सपोज हम ये मान के चलें और आपको पूर्ण बहुमत मिला, या आप जिसके साथ गठबंधन में है उसमें आपकी सीटें ज्यादा हैं, तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सब बहुत काल्पनिक सवाल है अभी, तो इसमें कोई और आपका बहुत पॉलिटिकल जवाब मैं चाह रहा हूं कि वो ना हो, मैं चाह रहा हूं ये वही संजय सिंह जवाब दे जो कि गुड्डू था और बिल्कुल सरल था। देखिए, मैं बिल्कुल सरल ही बोलता हूँ, शेख चिल्ली बनने का शौक बिल्कुल नहीं है मुझे, और मैं बिल्कुल वही बातें करता हूँ जो लॉजिकल है, जो थोड़ा तर्कपूर्ण लगे। तो अभी से जब मैं ऐसे समय में जब अपना संगठन खड़ा कर रहा हूँ, ऐसे समय में जब मैं 1 महीने 1 करोड़ सदस्य बनाने का अभियान चलाने जा रहा हूँ, ऐसे समय में जब मैं बूथ की कमेटियां बनाने में जुटा हूँ और तमाम मुद्दे उठा रहा हूँ, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, या ये सब बहुत मेरे ख्याल से बड़ी बातें हैं जिसका आंसर देने में अभी मैं सक्षम नहीं हूँ। और चलिए सर, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरा पूछ लेता हूँ, इसी के अंदर में थोड़ा सा एक और। किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए, यूपी ऐसी जगह है जहां मुखिया बनना बहुत मुश्किल है, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। जी, पर सर अगर गठबंधन करने के बात आई, आपके पास में सपोज अगर हम बात करें, विपक्ष में 3 पार्टियां मेन हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जहां तक हमें अंदाजा है कि समाजवादी और आरएलडी तो मिलकर लड़ रहे हैं,
बीएसपी एक तरफ से रहेगी, कांग्रेस रहेगी, समाजवादी आरएलडी रहेगी, और हो सकता है ओवैसी साहब भी आ जाए, वो भी किसी से शायद जुड़ के, एआईएमआईएम वो भी शायद किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सर आपका, अगर सपोज हम ये मान के चलें, इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अगर आपको चारों तरफ से हर पार्टी ने, हर विपक्षी दल ने आपको मौका दिया कि आप हमारे साथ आके चुनाव लड़ें, तो आपका पहला जो चॉइस होगी वो क्या होगी? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है वो चुनाव जीतने की संभावनाएं देखता है कि किस गठबंधन में जाने पर या किस तरह से चुनाव में उतरने पे हम चुनाव जीत सकते हैं, और जो अपनी नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम है उसको लागू कर सकते हैं। तो उसका आकलन हम भी करेंगे। लेकिन आज की तारीख में आप मुझसे अगर ये सवाल पूछेंगे तो अभी तक किसी भी संगठन से ना तो ऐसा कोई प्रस्ताव है और ना ही अभी हम लोगों ने इस पे कोई विचार किया है। तो जब ऐसा कोई प्रस्ताव कहीं से आएगा या ऐसा कुछ विचार बनेगा तो निश्चित रूप से आपको जानकारी देंगे। अभी इस दिशा में कोई कदम भी नहीं बढ़ा है। व्यक्तिगत एक आपका लगाव भी रहता है कि ये पार्टी अच्छी है, शुरुआत से ही आप देख के चल रहे होते हैं। सर ऐसा है ना, जैसे शादी के लिए लड़की को पहले देखते हैं, फिर उसको बहुत दिनों तक परखते रहते हैं देख के कि हाँ ये अच्छी है, तो हमें लगता है कि हाँ ये वाली। तो उस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि आपका व्यक्तिगत, वो तो आपने पॉलिटिकल आंसर दिया है सर ये मेरे को, कि बिल्कुल पॉलिटिकल आंसर था कि हम सोचेंगे बताएंगे। आपका व्यक्तिगत रुझान किस तरफ है? शादी में पसंद करने के लिए माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, पार्टी में भी सर है सर सब कोई तो आप अकेले मुझसे ये सारे सवाल मत पूछिए। इसमें पार्टी के और तमाम जो वरिष्ठ हमारे लोग हैं वो सारे लोग मिलकर डिसाइड करेंगे और इसका सही समय पे उत्तर देंगे आपको। चलिए सर, मैं आपसे बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद में मैं आपको और समय नहीं खर्च करूंगा क्योंकि बहुत समय मैंने आपका, बहुत लेट नाइट आप मेहनत भी कर रहे हैं और इतनी देर तक मैं आपको परेशान कर रहा हूं। मैं आपसे बहुत तेजी से कुछ नाम लूंगा और जो सबसे पहला शब्द उस नाम के लिए आपके जहन में आता है, जो सबसे पहला शब्द आपके जहन में आएगा कि इस नाम के साथ में आप इसको जोड़ना चाहेंगे, तो वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो सबसे पहले आपके दिमाग में जो पहला विचार आया। सर नरेंद्र मोदी, तानाशाह, योगी जी, योगी जी, और क्या बोलूं, उसके आगे क्या बोलूं, डबल तानाशाह बोल सकता हूं। राहुल जी। अब दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है। जी, राहुल जी। कमजोर विपक्ष, मायावती जी। बीजेपी की बी टीम, ओवैसी साहब। बीजेपी का चाहे ना चाहे फायदा पहुंचाने वाले, अखिलेश यादव। विकास की सोच रखने वाले। जी, तो सर बस मेरे को यही आपसे कुछ 4-5 चीजें पूछनी थी और आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं और देश भी और दुनिया भी समझे कि अच्छा क्या है, अच्छा क्या नहीं है और किस तरीके से हम अपने देश के लिए। पर सर एक चीज हमें और जो मुझे लगता है कि हमें और आपको जो कि लोगों को समझानी चाहिए कि ट्विटर पे बैठ के सरकार नहीं बनेगी। ट्विटर पे आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, पब्लिक को सड़क पे उतर के उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि जिन्होंने जाके वोट देना है। क्योंकि अभी सर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, पब्लिक ट्विटर पे बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे चीजों को ट्रोल कराने का काम या किसी भी चीज को अब एक हवा बनाने का काम होता है। पर सर मुझे लगता है कि उनके उस कर्म से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है क्योंकि वो घर पे बैठ के हो रहा है।
आपने जमीन पे उतर के संघर्ष किया। मेरे को आज भी आपका वो हाउस नंबर 944 याद है, और आपकी वो गलियां आपकी वो गलियां। तो जो आपने जो कमेंट बताया था वो हमारे यहाँ के एडीएम राजापाल सिंह जी थे, तो हम लोग रोज धरना लगाते थे, तो उनका ये कमेंट था जब पत्रकार लोग मेरे लिए पैरवी करने गए कि साहब आपने गिरफ्तार किए करा दिया, उनको छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा भाई उनके पास फ्री का माइक है और फ्री की दरी है, वो हर दिन जो है धरना देने में यकीन रखते हैं, उनकी पैरवी आप लोग बन वो। तो ये शुरू से, और मैं 16 साल तक रेडी पटरी वालों के लिए काम किया। जी हाँ, आपने वहां पे उन लोगों को पूरा वो बना के दिया। आपकी वजह से वहां पे आज वो लोग सही मायने में वहां पे वो बेचारे अपनी जीविका कमाने लायक हो रहे हैं। और जिन लोगों को कई बार सर क्या रहता है कि दिल्ली के इलेक्शन के बाद में लोग बात सोचते हैं, क्योंकि मेरे से कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तो उस टाइम पे लहर थी और इस वजह से संजय सिंह आ गए, ये वो ऐसा सीन आया। सर मैंने उनको बताया कि जब आपका 25 से 30 साल आप इस पे आपने कितना संघर्ष किया है, किस तरह मैंने अशोक सिंह जी का वो आप पूरा बयान उनको सुनवाया, और वो कमल नयन जी के बारे में मैंने उनको बताया कि कमल नयन जी आपके लिए क्या कहते हैं, और बहुत सारे और बुद्धिजीवी वर्ग और समाज सेवियों ने जो आपके लिए बोला हुआ है, वो एक कोई छोटी बात नहीं रहती है। आप अपने आप में आपने जिन संघर्षों से, और आज भी अगर हम बात करें कि आज भी आप अगर हम देखें तो आप आज भी संघर्षरत ही हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आज आप सांसद होने के बाद में आप शांति से बैठ गए हो। मेरे ख्याल से अब और ज्यादा संघर्षता से आप लग गए, तो हेड्स ऑफ टू यू। मतलब बहुत ज्यादा डर के या कायरता से जीना जो है वो बहुत पीड़ादायक होता है। मतलब अंदर से उलझन रहती है कि आप कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं, उससे फायदा क्या है? फिर आपकी संवेदनाएं अंदर की आपने या तो मार ली है या दबा दी है, या उससे आप हर दिन संघर्ष करते हैं, तो उससे अच्छा है कि निकल के बोलो, जो होगा देखा जाएगा। तो जी, मुझे एक बार लोग समझाते भी हैं, मैंने पार्लियामेंट में एक बार प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ नारेबाजी कर दी। जी बीजेपी देखा है, सांसद फोन करके कहा कि आज तुमने बहुत बड़ा पंगा मोल ले लिया। हमने कहा भाई ऐसा क्या हो गया? तो बोले नहीं अब आप बचोगे नहीं। हमने कहा कुछ गलत किया होगा तो फिर ठीक है, फांसी पे चढ़ा दिया जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसानों से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे हैं तो एक सांसद के तौर पे मुझे लगता है कि मुझे उनके खिलाफ नारा लगाना चाहिए, और मैंने नारा लगा के गलत नहीं किया, और उनको जो करना होगा वो करेंगे। तो कई लोगों ने मतलब समझाया, और कई बार घर वाले भी परेशान होते हैं। पिताजी पूछते रहते भाई अब पहुंच गए घर कि तुम नहीं, कहाँ हो, रास्ते में हो, किस चीज से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कौन है साथ में? तो वो सबकी चिंताएं अपनी जगह जायज है, लेकिन इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन मुझे तभी मिलता है जब दिल में जो है और जो एक अंतर्द्वंद जो चलता रहता है, गलत होते हुए देखता हूं तो मुझे बेचैनी होती है कि जब तक उसके खिलाफ मैं बोल ना लूं। बोल लेता हूं तो मुझे तसल्ली हो जाती है। ये कागज जो मुझे मिला, ये कई लोगों को 10-10 दिन से मिला हुआ था, लेकिन उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा था जी। तो मुझे लगा कि नहीं, जब इतनी बड़ी चंदा चोरी हुई है तो इस पे बोलना चाहिए। तो ऐसे किसान आंदोलन में आपने देखा, मैं पार्लियामेंट में मैंने माइक तोड़ी, बड़ी मेरी आलोचना हुई कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैंने कहा भाई किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं वो लोग, मैंने तो माइक तोड़ा है। और आप बताइए कि नंबर कम होने के बावजूद एक बिल आप कैसे पास कर सकते हैं? पार्लियामेंट में, सभा में सारी पार्टियां उसके विरोध में हैं, बावजूद इसके आपने काला कानून इस देश के अंदर पास कर दिया जिसपे 7 महीने से किसान आंदोलन पे। ये कोई मामूली बात नहीं है। 7 महीने से आपके देश का आंदोलन, आप पानी की बौछारें इस पे कर रहे हैं, सड़कों पे आप इतनी बड़ी बड़ी कीलें गड़वा दे रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि वो एकदम चाइना का, पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया है। इस तरीके से आप उनके साथ डील कर रहे हैं। वो आपके अपने लोग हैं, आप उनको खालिस्तानी कह रहे हैं।
तो मतलब इनका तो एक अजीब तरीका है। आप इनके खिलाफ बोलिए, आपको पाकिस्तानी बना देंगे, खालिस्तानी बना देंगे, आपको देश का दुश्मन साबित कर देंगे, राष्ट्रद्रोही बोल देंगे, कुछ भी बोल देते हो आप। तो ये तो ठीक बात है जी। सर, इसी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलने की आशा करते हुए कि आपसे दोबारा हम एक और इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सर, क्योंकि अभी भी 1 घंटे के करीब हो चुका है और मेरे सवाल अभी 10% भी मैं पूरे नहीं पूछ पाया हूं। मेरे को आपसे बहुत कुछ पूछना है। मेरे जवाब थोड़ा लंबे हो गए, माफी चाहता हूं। अच्छे होते हैं, आप खुल के बताते हैं, ये आपकी सरलता भी है। और मैं आपको सर आज भी, मैं अपने पब्लिक को भी ये सब बताना चाहूंगा कि आप ऐसे सांसद हैं जिनकी वाइफ आज भी जूनियर में टीचर हैं, अभी भी वो बच्चों को पढ़ा रही हैं और अभी छोड़ा है। छोड़ दिया 4 साल पहले। और उसके बाद साथ में काम करती हैं वो भी, जैसे अभी कोरोना के टाइम में उन्होंने काफी अच्छा काम किया। जी जी, मैं देख रहा था उनको लोगों की हेल्प करते हुए और सड़क पे उतरे हुए। सर, मैं सच में आपको सैल्यूट करता हूं और आशा करता हूं कि आपको एक बहुत लंबा और स्वस्थ जीवन ईश्वर प्रदान करे। और मैं आपसे दोबारा मिलने की आशा करते हुए आपसे नमस्कार सर, विदा लेता हूं सर। थैंक यू आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सर।